हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देख लिया था और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो वो एज्यूम करते हैं तो आपके सेंट्रल मेटल एटम एंड जो लिगेंड है उनके बीच में जो आपका फोर्स होता है वो कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ठीक है, बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कंसिडर करके चलते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड के बीच में जो आपका बॉन्ड फॉर्म होता है वो आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, एंड इन दोनों को सेंट्रल मेटल एटम एंड जो आपका लिगेंड है उसको 2 पॉइंट चार्ज कंसिडर करके देखते हैं चलते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट चार्ज कंसिडर करते हैं तो इसके बेसिस पे हमने वहाँ पे देखे थे क्या क्या देखे थे, स्प्लिटिंग के बारे में देखा, स्प्लिटिंग कहाँ पे ज़्यादा होगा कहाँ पे कम होंगे। क्लियर है, एंड इसी तरह से हमने पेयरिंग वगैरह के बारे में भी हमने बात कर लिया था। ठीक है, पेयरिंग कब होंगे पेयरिंग कब नहीं होगा, है ना, वीक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड के बारे में हमने आज बात कर लिया था। ठीक है, अब देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड के बारे में हमने थोड़ा सा आगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बात किया था कि जो आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड कैसे देखते हैं कि कार्बन अगर आपका डोनर एटम है तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, एंड उसी तरह से अगर नाइट्रोजन उसका नाइट्रोजन अगर डोनर एटम होंगे लिगेंड का तो वो आपके कार्बन से वीक होंगे। एंड उसी तरह से आपका क्या था, कार्बन डोनर थे, नाइट्रोजन डोनर था, उसके बाद ऑक्सीजन डोनर है, उसके बाद हेलोजन डोनर, हेलोजन में आपका फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आ जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इनके ये हमें जनरल चीज़ें ये तो हमें याद रखनी ही, इसके बेसिस पे आप लगभग क्वेश्चंस 90% क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, एंड जो आपके CFT है ना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसमें भी आपके क्या कहते हैं कि इन्होंने भी लिगेंड को भी अरेंजमेंट कर दिया। लिगेंड का भी मीन्स कहने का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग एंड वीक के रिलेटिवली क्या क्या उन्होंने अरेंज किया, तो इसके बारे में हम आगे थोड़ा सा बात करते हैं। फिर हम इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो वो क्या है आपका स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है कि लिगेंड को जो अरेंज किया गया इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, है ना, या स्प्लिटिंग थ्योरी के ऊपर जो आपका लिगेंड को अरेंज किया गया है उसी को बोलते हैं कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एंड जो अरेंज किया गया है ये किस पे अरेंज किया गया है, ये जो आपका है, ये जो डाटा आपका है ये आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से लिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, है ना, व्हेन द लिगेंड्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग द अरेंजमेंट इज नोन एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो यहाँ पे आई, फिर उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद ये क्या आपका थायोसाइनाइड है, क्लोराइड है, उसके बाद नाइट्राइड है, एंड यहाँ पे देखो NO3 है एंड फ्लोरीन हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्सलेट H2। ठीक है, ये आपका क्या है वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, एंड उसके बाद ये क्या है आइसोथायोसाइनाइड है ना, EDT है आपका, NH3 है, pyridine है, इथाइल डायमंड है, NO2 है, एंड साइनाइड एंड कोबाल्ट। देखो सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, ये कोबाल्ट हो गया, उसके बाद साइनाइड हो गया। कोबाल्ट एंड साइनाइड में जो आपका इलेक्ट्रॉन डोनर हो गए कौन है, कार्बन हो गए, उसके बाद नाइट्रोजन हो गया, इथाइलिन डायमीन ये हो गया, EDTA है, एंड आइसोथायोसाइनाइड हो गया। इसमें भी आपका जो आपका इलेक्ट्रॉन डोनर होगा इस लिगेंड में क्या होगा वह नाइट्रोजन। तो वही हो गया कि कार्बन का जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जो कार्बन डोनर होगा जिस लिगेंड में वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, उसके बाद क्या होगा नाइट्रोजन का होगा। उसी तरह से आपका फिर क्या ऑक्सीजन आ जाते हैं, फिर आपका क्या आ जाता है आपका हेलाइड वाले ग्रुप आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखने हैं। अब देखो यहाँ पे इसको याद रखने का तरीका एक तरह से देख सकते हैं, जैसे क्या है आपका IBR, तो इतना बुरा, है ना, IBR ये क्या है आपका थायोसाइनाइड है ना, इतना बुरा था, इतना लिख सकते हैं आप, है ना। आप अगर अपने अकॉर्डिंग से याद रखना चाहते हैं आप वो भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, इतना बुरा था, है ना, कालू नाई, इतना बुरा था कालू नाई। उसके बाद क्या फूले हाथ, F4 फूले, एंड OH का आपका हाइड्रोक्साइड है ना, फूले हाथ, और ये क्या आपका ऑक्सलेट, ये आपका क्या ऑक्सलेट। तो ऑक्सलेट को क्या लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, इतना बुरा था कालू नाई फूले हाथ ऐसे पानी। ठीक है, ऐसे पानी में यहाँ लिख लो। ठीक है, इतना बुरा था, इतना बुरा था कालू नाई फूले हाथ ऐसे पानी में। ठीक है, उसके बाद क्या है NCS नवीन चंद्र सक्सेना, इसको याद रखो, नवीन चंद्र सक्सेना EDTA, नवीन चंद्र सक्सेना EDTA नहीं पिए, नहीं पिए, नवीन चंद्र सक्सेना EDTA नहीं पिए। ठीक है, नौसेना NO2, नौसेना, नौसेना NO2 क्या है आपका नौसेना CN, नौसेना कोर्ट के CO कोर्ट के चक्कर काटे। समझ में आ रहा है क्या बोले हैं कि इतना बुरा था, इतना बुरा था कालू नाई
फूले हाथ ऐसे पानी में, ठीक है, इतना बुरा था कालो नाई फूले हाथ ऐसे पानी में, नवीन चंद्र सक्सेना ईडीटीए नहीं पिए पी वाई क्या है पिरीडिन, NH3 आपका इथाइल डायमीन, एंड इसके बाद क्या है नौसेना कोर्ट के चक्कर काटे। क्लियर है, समझ में आया? तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में, ठीक है। अगर ये चीज़ें आपको याद रहेंगी तो कहीं भी आप ये नहीं बोल सकते कि हमें ये चीज़ें नहीं आती। मीन्स कहने का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। या आपको सीधा सिंपल सा कार्बन डोनर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, नाइट्रोजन डोनर स्ट्रॉन्ग फील्ड होंगे, ऑक्सीजन एंड हेलोजन आपका क्या होगा वीक फील्ड लिगेंड होगा। क्लियर। एक चीज़ आपको जो यहाँ पे याद रखने थे, क्या याद रखने थे, जैसे NO2 है, ठीक है, एन उसके बाद क्या आपका NO3 है। तो NO2 एंड NO3 में जो आपके होते हैं, क्या होते हैं कि NO3 में यहाँ आपका क्या ऑक्सीजन डोनर है, याद रखना ये वाले है ना। NO3 में क्या आपका ऑक्सीजन डोनर है, और ये NO2 में आपका क्या है नाइट्रोजन डोनर है, ठीक है। इसलिए तो कार्बन के बाद आपका कौन सा डोनर आ जाता है, नाइट्रोजन डोनर आ जाते हैं, वो स्ट्रॉन्ग फील हो जाएगा, फिर उसके बाद ऑक्सीजन आपका वीक फील होगा। यहाँ क्लियर है ये चीज़ें, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी के बारे में, ठीक है। एक चीज यहाँ पे आपका क्या है कि क्रिस्टल फील्ड, ठीक है, स्टेबलाइजिंग एनर्जी जो क्या बोलते हैं कि जो आपका लिगेंड है, लिगेंड के बेसिस पे जो आपके क्रिस्टल फील्ड की जो उन्होंने थ्योरी दिए थे, ठीक है। तो जो उसमें एनर्जी होगा, जो आपका कंपाउंड होंगे या जो कॉम्प्लेक्स होगा, जो आपका उसमें कितनी एनर्जी होगी, ठीक है, उसको स्टेबल होने के लिए क्या एनर्जी चाहिए, या आपके जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो आपका स्प्लिटिंग हो रहा है, सीधा सिंपल से समझिए कि जो आपका स्प्लिटिंग हो रहा है, उस स्प्लिटिंग के वजह से आपका जो कंपाउंड कितना स्टेबल हो सकता है या कितनी एनर्जी रिलीज करता है, उसी को क्या बोलते हैं स्टेबलाइजिंग एनर्जी, ठीक है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे कि जिसमें ज़्यादा एनर्जी होगी, क्या बोल रहे हैं कि मान लो अगर ये आपका एक मेन बेस लाइन है ना, मेन लाइन है, इसके ऊपर जाएंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, इसके नीचे जाएंगे तो क्या आपका निगेटिव होगा। तो जिसमें पॉजिटिव वाले पार्ट होंगे तो वो एनर्जी क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, और निगेटिव वाले में एनर्जी क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो जितना ज़्यादा एनर्जी इंक्रीज होगा या किसी सिस्टम में जितना ज़्यादा एनर्जी होगी, उसका स्टेबिलिटी उतना ही कम होगा। मीन्स कहने का मतलब है कि जिसमें ज़्यादा एनर्जी होगा वो क्या होगा अनस्टेबल फॉर्म में होगा, एंड जिसकी एनर्जी जितनी कम होगी, जिसकी एनर्जी जितनी कम होगी वो इतना ही क्या होगा स्टेबल होगा। जैसे आप एक तरह से याद कर सकते हैं, कई बार मैंने बोला है कि एक कोमा में जो इंसान बैठा है, जो सोया पड़ा है, उसको देख लो, है ना, उसकी एनर्जी सबसे लोवेस्ट है। कोमा में जाने के बाद एनर्जी उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। जब एनर्जी नहीं होती तो वो क्या होगा सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। क्लियर है। एंड जिसमें ज़्यादा एनर्जी होगा वो यहाँ से वहाँ इधर से उधर घूमते रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। तो मीन्स कहने का मतलब यहाँ से गया जो स्प्लिटिंग में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होते हैं उसी को क्या बोलते हैं उसी को बोलते हैं स्टेबलाइजिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, ठीक है। चलो अब यहाँ से हम बात करते हैं थोड़ा सा क्या कि देखो द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ये चीज़ें तो हमने कल ही बात कर लिया था कि जो डी ऑर्बिटल में जो स्प्लिटिंग हो रहे हैं जो ऑर्बिटल्स का, उसी को क्या बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं। एंड उसके बाद द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। जो स्प्लिटिंग में जो आपका एनर्जी रिलीज होते हैं उसी को क्या बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपके ये डी ऑर्बिटल से, ठीक है, तो डी ऑर्बिटल जो आपके थे जो मान लो आइसोलेटेड गैसेस में थे, तो ये आपका डी जेनरेट में थे। डी जेनरेट में कहने का मतलब है कि आपका यहाँ पे एनर्जी सेम था, ठीक है। एंड उसके बाद भी एक इसके पीछे और भी बना सकते हैं। तो उसके बाद जब आपका जब आगे आप जाएंगे, जब इसको क्या बोलते हैं उसको कि जब आपका क्या आ जाएगा कि एक तो सिमेट्रिकल फील हो जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा अनसिमेट्रिकल फील। जब ये सिमेट्रिकल फील में तो आपकी एनर्जी इंक्रीज होगी, लेकिन ये ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होगी ये सेम ही होगी, ठीक है। लेकिन जब आप अनसिमेट्रिकल फील्ड में जाएंगे तो क्या होता है तब कि ये पांचों डी ऑर्बिटल क्या हो जाते हैं आपका, ये डीजेनरेट या डीजेनरेसी को क्या करता है खो देता है। खो देने के बाद क्या हो जाता है कि अपने आप में क्या हो जाता है स्प्लिट हो जाता है। जो पांचों ऑर्बिटल है वो अलग अलग हो जाते हैं। अब ये पांचों ऑर्बिटल अलग अलग हो जाते हैं तो पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है डिफरेंट हो जाती है। अब जिसकी एनर्जी लेवल सेम होती है वो सेम इसमें चले जाते हैं, जिसकी एनर्जी उससे अलग हो जाती है वो अलग हो जाते हैं। मीन्स कहने का मतलब ये तीनों का एनर्जी अलग हो जाता है और ये दोनों का एनर्जी अलग हो जाते हैं।
ये कैसे होता है, जब ने हम वहाँ पे हमने देखा था, जैसे मान लो कि आपके पास जो ऑर्बिटल्स हैं डी ऑर्बिटल में, है ना, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड ए स्क्वायर, ठीक है, इस टाइप के आपकी एनर्जी है। टू टाइप्स के, एक तो लोब के अलोंग है, मीन्स कहने का मतलब एक लोब के अलोंग है और एक क्या आपका लोब के बिटवीन है। क्लियर है? तो जो आपको एग्जांपल, जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे डी ऑर्बिटल है, मैं अगर यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की बात करूँगा ना, तो जो इसका जो शेप होता है ये ऐसा होता है ना, एक्सिस के अलोंग होता है, ये आपका एक्सिस के अलोंग हो गया, ठीक है। एंड देखो यहाँ पे ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये आपका सेंट्रल मेटल एटम का है। एंड यहीं पे मैं अगर लिगेंड की बात करूँ, एक्स एक्सिस में लिगेंड की बात करते हैं, ठीक है, मान लो ये आपका लिगेंड है, ये लिगेंड हो गया आपका, ये सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है। तो ये जब दोनों एक दूसरे के क्या करेंगे, एक दूसरे के जब पास आने कोशिश करेगा या बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो रिपल्शन होंगे तो इसकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसकी एनर्जी इंक्रीज होगी तो ये क्या होगा, ये जो आपका क्या है, ये बेरी सेंटर है ना, ये क्या है आपके बेरी सेंटर है। बेरी सेंटर मीन्स, या इसको तो बोल सकते हैं मीन एनर्जी लेवल बोल सकते हैं, ठीक है, ये बेरी सेंटर या मीन एनर्जी लेवल। तो यहाँ से जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे तो यहाँ पे एनर्जी इंक्रीज होगी, तो एनर्जी इंक्रीज होगी तो ये क्या बेरी सेंटर के क्या हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। क्लियर है? ये तो हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसी तरह से ये क्या है आपका वाई एक्सिस के अलोंग आएंगे, तो वाई एक्सिस के अलोंग आएगा तो ये भी यहाँ पे क्या रिपल्शन होगा, ठीक है। तो ये तो थे आपके डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एंड अब मैं बात करता हूँ डी एक्स वाई के बारे में, ठीक है। देखो मान लो बात करो यहाँ पे डी एक्स वाई, तो डी एक्स वाई क्या होते हैं कि आपका इस टाइप से स्ट्रक्चर शेप होते हैं, मीन्स कहने का मतलब लोब्स के बीच में होता है, एक्सिस के बीच में होता है, बिटवीन लोब्स प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्सिस, ठीक है। जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब देखो इसमें अगर लिगेंड बॉन्ड बनाने के लिए आएगा, ठीक है, लिगेंड क्या करेंगे, बॉन्ड बनाने के लिए आएंगे, तो ये जो इंटरेक्शन है देखो, लिगेंड के लोब्स एंड जो आपका डी ऑर्बिटल जो सेंट्रल मेटल के एटम के लोब्स हैं, तो यहाँ पे रिपल्शन जो होगा मिनिमम होगा, कम रिपल्शन होंगे। अगर यही आपके इधर से होते तब आपका रिपल्शन मैक्सिमम होता है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो डी ऑर्बिटल में जब आपका डी एक्स वाई या डी वाई जेड या डी जेड एक्स में जो आएंगे, लेकिन जब इंटरेक्शन करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, मिनिमम होंगे। मीन्स कहने का मतलब यहाँ पे एनर्जी कम होगी, जब एनर्जी कम होगी तो आपका ये क्या होगा, निगेटिव में जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे डिनोट करने के लिए ये आपका क्या है, निगेटिव में लिखते हैं और इसको पॉजिटिव में लिखते हैं। ये चीज़ें समझ में आ गई। अब जब ये चीज़ें समझ में आ गई तो आपको फिर आगे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? इसमें एक चीज़ और मैं बताया था लास्ट क्लास में कि जो आपके मान लो कि इसको हटा देता हूँ, हाँ, जैसे यहाँ पे बात कर लो कि यहाँ पे आपका इन दोनों के बीच में क्या है, डेल्टा नोट, ठीक है। डेल्टा नोट मीन्स कहने का मतलब है कि एनर्जी क्या है, एनर्जी सेपरेशन है या एनर्जी अवेलेबल है, ठीक है। अगर आपके डेल्टा नोट अगर क्या हो जाए, आपके ग्रेटर हो जाए, ठीक है, तो डेल्टा नोट अगर ग्रेटर हो जाए तो देन पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल अकर, ठीक है। डेल्टा नोट किसके बराबर ग्रेटर हो जाएंगे, डेल्टा नोट अगर ग्रेटर हो जाएंगे तो क्या होगा, आपका पेयरिंग अकर हो जाए। पेयरिंग होंगे मीन्स कहने का मतलब जब इलेक्ट्रॉन फिल होगा, देखो ये आपका लोएस्ट एनर्जी लेवल है, ये आपका हाईएस्ट एनर्जी लेवल है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन आप फिल करने के स्टार्ट करेंगे डी ऑर्बिटल में, तो कहाँ पहले फिल करेंगे, जहाँ पे लोएस्ट एनर्जी है, लोएस्ट एनर्जी में आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फिल होगा। तो यहाँ पे पहले आपका इलेक्ट्रॉन फिल होगा, मीन्स कहने का मतलब अगर स्ट्रॉन्ग फिल लिया तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल हो जाएंगे, है ना। स्ट्रॉन्ग फिल लिया है मीन्स डेल्टा नोट अगर आपका ग्रेटर है, मीन्स यहाँ पे सेपरेशन ज़्यादा होगा, तो सेपरेशन ज़्यादा होगा तो यहाँ पे एनर्जी पहले इलेक्ट्रॉन यहीं पे फिल होगा। एंड अगर सेपरेशन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप करके ये ऊपर वाले डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर में चले जाएंगे। मैं जो समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है? जैसे मान लो यहाँ पे आपका 3 ऑर्बिटल्स थे, ठीक है, और ये आपका 2 ऑर्बिटल्स है, ठीक है। अगर ये डेल्टा नॉट ग्रेटर है, मीन्स कहने का मतलब जैसे मान लो आपके पास एक रोड यहाँ पे है, दूसरा रोड यहाँ पे है, ठीक है, वन रोड यहाँ पे है, सेकेंड रोड यहाँ पे है। अब आपको यहाँ पे बीच में यह मान लो एक तरह से आपका क्या है, तालाब है, ठीक है, या एक तरह से यहाँ पे कोई खाई है ना, ठीक है। तो आपको जंप करना है, क्या करना है, आपको जंप करना है। मीन्स कहने का मतलब है कि जब जंप करेंगे तो जब जंप आप सोचेंगे कि यहाँ पे जो जंप करना है आपको, तो अगर ये डेल्टा नोट आपके कैपेबिलिटी से कम होगा, मीन्स कहने का मतलब अगर मान लो आप लॉन्ग जंप में आप हाईएस्ट मान लो 5 मीटर आप कूद जाते हैं, ठीक है, तो 5 मीटर कूद जाते हैं, तो अगर ये 6 मीटर होगा, अगर ये 6 मीटर हुआ डेल्टा नोट, आपकी जो जंप करने की कैपेसिटी तो 5 मीटर थी, लेकिन यहाँ पे कितना है, 6 मीटर है। तो बताइए कि 6 मीटर होगा तो आप कूदेंगे, नहीं कूदेंगे, है ना, नहीं कूदेंगे। तो मीन्स कहने का मतलब आपकी पेयरिंग आपकी यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। मीन्स पेयरिंग कब, जब आपका 3 इलेक्ट्रॉन था, तो 3 इलेक्ट्रॉन पहले आपका यहीं पेयरिंग होगा,
जब फोर्थ इलेक्ट्रॉन आएगी, फोर्थ इलेक्ट्रॉन के टाइम जब आएंगे तो आप यहाँ पे कूदने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखेंगे नहीं यहाँ पे तो 6 मीटर है और मेरी कैपेसिटी 5 मीटर है, तो फिर आपका फिर से आप यहीं पे पेयर अप कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पेयर अप हो जाएगा, जब यहाँ पे पूरा फिल हो जाएगा तब आप आगे नेक्स्ट आगे जाएंगे। ये चीज़ें समझ में आ गई। ये चीज़ें समझने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ये सारे के सारे इसी के बेसिस पे होंगे। क्लियर। और यहाँ से नंबर ऑफ आगे हम बात करेंगे CFSE एनर्जी के बारे में बात करेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे वीक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड में। उसके बाद हम अनपेड इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे। अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर आपको पता चल गया तो आप मैग्नेटिक मोमेंट बता सकते हैं, उसके बाद पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक भी बता सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई। चलो अब यहाँ पे देखो एनर्जी जो है ये आपका स्टेबलाइजिंग एनर्जी है और ये आपका क्या है, डी स्टेबलाइजिंग एनर्जी। सॉरी, ये आपका क्या ऊपर वाला है, पॉजिटिव वाला क्या है आपका 3/5 डेल्टा नॉट होता है। ये डी स्टेबलाइजिंग एनर्जी होते हैं, इसको बोलते हैं स्टेबलाइजिंग एनर्जी। मीन्स कहने का मतलब है कि निगेटिव जो शो कर रहे हैं, निगेटिव का मतलब है कि एनर्जी आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। एनर्जी डिक्रीज हो रहा है तो ये स्टेबल के फॉर्म के स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, एनर्जी लेस हो रहे हैं तो और उसके बाद ये आपका पॉजिटिव है तो इसलिए आपका एनर्जी ज़्यादा हो रहा है। एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब हो गया कि ये क्या हो रहा है आपका, कि ये स्टेबिलिटी के फॉर्म में नहीं जा रहा, अनस्टेबिलिटी के टर्म में जा रहा है। मीन्स ये आपका अनस्टेबिलिटी में जा रहा है और ये आपका क्या स्टेबिलिटी में जा रहा है। तो दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट डिक्रीज इन एनर्जी दैट इज स्टेबलाइजेशन बाय 2/5 डेल्टा नॉट। मीन्स कहने का मतलब है कि जो आपका टोटल आपका क्या है डेल्टा नॉट, डेल्टा नॉट में से आपका 2/5 जो होते हैं वो स्टेबिलिटी में जाती है वो एनर्जी, और 3/5 आपका क्या होता है, 3/5 किस में जाता है आपका अनस्टेबिलिटी में जाता है। क्लियर है, ये चीज़ें समझ में आ गई। तो टोटल एनर्जी अगर CFSE की बात करेंगे, CFSE की बात करेंगे एंड यहाँ पे पेयरिंग अगर कंसिडर नहीं करेंगे, क्या करेंगे, पेयरिंग कंसिडर अगर नहीं करते हैं तो क्या होगा, -2/5 डेल्टा नॉट इंटू यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन है ना, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन T2G प्लस 3/5 डेल्टा नॉट EG है ना, नंबर NG है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल और ये T2G ऑर्बिटल। ठीक है, तो अगर ये आपका कर देंगे तो ये आपका क्या होगा, CFSE आ जाएगा। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी आ जाएगा। ये कब होंगे, जब आपने क्या एज्यूम करके रखा है कि पेयरिंग इज नॉट कंसिडर्ड। ठीक है, जब पेयरिंग कंसिडर हो जाएंगे तब यहाँ आपका फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आएगा, क्या, पेयरिंग P इंटू नंबर ऑफ पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलो तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लीजिए। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, CFSE का 2/5 डेल्टा नॉट एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G 3/5 डेल्टा नॉट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल्स। ठीक है, और अगर लिख सकते हैं तो 2/5 को क्या लिख सकते हैं, 2/5 0.4। ठीक है, एंड 3/5 को 0.6 डेल्टा नॉट, एंड ये हो गया। तो ये आपका क्या है, नॉट कंसिडरिंग पेयरिंग एनर्जी, यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अगर आप कंसिडर करेंगे तो बस आपका क्या है, पेयरिंग एनर्जी इंटू नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन को आप लिख लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, पेयरिंग एनर्जी दिया हुआ रहेगा है ना। वैसे तो ये पेयरिंग वाले बहुत कम पूछते हैं, बस डायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछ लेता है। ठीक है, तो ये यहाँ से आप यहाँ से नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन, जितने भी नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन्स है ना, और पेयरिंग एनर्जी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा CFSE का। क्लियर है, चलो यहाँ पे एक पॉइंट है, मोर नेगेटिव इज द वैल्यू ऑफ CFSE मोर स्टेबल विल बी द कॉम्प्लेक्स, है ना। जिसमें जितना ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू आएगा CFSE का वो कॉम्प्लेक्स उतना ही स्टेबल होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, है ना। अब ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मैं आपको समझा देता हूँ एक बार, फिर हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल में हम क्या, दो चीज़ें हम देखेंगे, एक तो वीक फील्ड के बारे में देखेंगे और स्ट्रॉन्ग फील्ड। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना है इसको। जैसे मैं बात करता हूँ D1 के बारे में बात करता हूँ ना, D1 के बारे में, तो D1 जो है आपके मैं किसकी बात करूँ, ऑक्टाहेड्रल में। तो ऑक्टाहेड्रल में जो आपका ऑर्बिटल जो फिल होते हैं, क्या होता है आपका T2G, उसके बाद क्या होता है आपका EG होता है। क्या है आपका EG। देखो मैं पहले आपको वीक फील्ड के बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो वीक फील्ड में आपका क्या है कि इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होते, इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग वीक फील्ड में नहीं होता है। तो अगर मैं D1 के बारे में बात करें, D1 तो ये होगा 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया। अब बताइए 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक, इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करें, पहली चीज़ मैं आपको पहले कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ। D1 की अगर बात करें तो D1 तो 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ गए, तो 1 आ गया तो T2G1 हो जाएगा। ठीक है,
और Eg में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या होगा आपका Eg नॉट हो जाएगा। क्लियर है ना, Eg में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो Eg नॉट हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो आपका D1 था, अब मैं बात करता हूँ D2 के बारे में, ठीक है, D2 के बारे में। तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन आ गया तो बताइए इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा आपका, यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरह से अगर मैं आपको D3 के बारे में बात करें तो D3 हो जाएगा, 1 यहाँ पे हो गए, 2 यहाँ पे हो गया, 3 यहाँ पे हो गया, ठीक है, 3 यहाँ हो गया, तो T2 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 3 हो जाएगा, T2 क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। एंड बताइए T2 क्या हो गया आपका, T2G क्या हो गया 3, क्योंकि T2G में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, लेकिन अभी भी Eg में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आया, तो Eg अभी भी आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो, Eg नॉट ही रहेगा। क्लियर है। चलो अब D4 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो D4 में जब जैसे D4 आएंगे और हमारे पास जैसे वीक फील्ड इलेक्ट्रॉन है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया, 4 यहाँ पे हो जाएगा, ना कि 4 हम यहाँ पे पेयरिंग में देंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे वीक फील्ड में पेयरिंग नहीं होते हैं, तो D4 ये हो जाएगा। अब बताइए इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा T2G3, यहाँ पे T2G में कितना आपका 3 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद Eg में आपका क्या हो गया 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये आपका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। क्लियर है। इसी तरह से आप D5, D6, D7, D8, D9, D10 का निकालिए, ये किसमें वीक फील्ड में। क्लियर है, ये किस में निकालेंगे आप, वीक फील्ड में निकालेंगे, ठीक है। आपको हमने इलेक्ट्रॉन फिल करना बता दिया वीक फील्ड लिगेंड में, और दूसरा चीज़ हमने बता दिया आपको कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखने हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, किसके बारे में, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे, तो बताइए कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर D1 होंगे तो क्या होगा आपका, D1 होगा तो बताइए D1 होगा, तो ये आपका क्या है D1 है, तो D1 में यहाँ पे हो गया, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन N का वैल्यू कितना हो गया आपका 1 हो गया। N का वैल्यू 1 हो गया, तो क्या आप मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं, तो N इंटू N प्लस 2, रूट अंडर क्या होता है N इंटू N प्लस 2, तो बताइए कि 1 है तो 1 यहाँ होगा, और यहाँ तो 1 प्लस 2 कितना हो गया आपका 3, तो रूट 3 हो जाएंगे आपका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाए। इसी तरह से अगर 2 की बात करेंगे तो 2 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 2 इंटू 2 प्लस 2 रूट अंडर, ठीक है, ये हो जाएगा। इसी तरह अगर 3 की बात करेंगे तो ये आप निकाल लेंगे आराम से। क्लियर है। चलो अब जो मेन जो टॉपिक आता है हमारा, आता है CFSE के बारे में। हमने इलेक्ट्रॉन फिल कर लिया, कॉन्फ़िगरेशन देख लिया, अब हम बात करते हैं CFSE के बारे में, ठीक है। देखो CFSE कैसे कैलकुलेट करें, जैसे यहाँ पे मैं पहले जैसे लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये आपका T2G हो गया, T2G हो गया, और ये आपका क्या है Eg हो गया, ठीक है। जैसे बात करो CFSE का फॉर्मूला भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या है CFSE का फॉर्मूला, 0 माइनस 0.4 डेल्टा नॉट, है ना, जो T2G में इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ T2G इलेक्ट्रॉन, प्लस 0.6 डेल्टा नॉट, और आपका क्या है Eg। क्लियर है। देखो अब देखो अगर मैं D2 की बात कर लेते हैं, पहले D1 की बात कर लेते हैं, चलो ठीक है, किसकी बात करते हैं, D1 के बारे में बात करते हैं। तो D1 जो इलेक्ट्रॉन फिल होगा आपका, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन D1 फिल होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन फिल हो गया किस में, T2G में इलेक्ट्रॉन फिल होगा, Eg में तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो Eg में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कितना है आपका, Eg में 0 इलेक्ट्रॉन है, तो 0 वाले ये वाले आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस 0.4 इंटू क्या होगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आपका CSFE का वैल्यू होगा क्या होगा, माइनस 0.4 डेल्टा नॉट, बस। क्लियर है। अगर मैं D2 के बारे में बात करूँ तो D2 तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे, तो अभी भी Eg क्या है आपका 0 ही है, Eg 0 ही है, तो ये वाले टर्म 0 होंगे, तो Eg आपका क्या है 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 0.4 डेल्टा नोट इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका D2 में आपका कितना एनर्जी हो जाएगा, CFSE का वैल्यू 0 माइनस का 0.8 हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरह अगर मैं D3 की बात करूँ तो 3 हो जाएगा, और Eg में अभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पे माइनस 0.4 इंटू 3 हो जाएगा, तो माइनस 1.2 डेल्टा नोट हो जाएंगे। कब, जब आपका D3 आएगा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं D4 के बारे में, ठीक है, क्या आ जाए आपका D4 आ जाए, तो D4 आ जाए, तो D4 आने का मतलब एक 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। T2G में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इंटू माइनस 3 इंटू 0.4 प्लस का, अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है Eg में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 0.6 इंटू 1,
तो 0.4 इंटू थ्री कितना होगा -1.2 प्लस का क्या होगा 0.6 इंटू वन तो 0.6 हो जाएंगे, तो -1.2 प्लस 6 तो -0.6 हो जाएगा। तो जब D4 के बारे में बात करें तो D4 में आपका कितना हो जाएगा एनर्जी 0.6 है ना, CFSC का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.6। तो चलो अब यहाँ से आप बात कीजिए, इसमें आइए, क्लियर है। चलो तो इसमें देखो जैसे क्या हुआ, D1 के बारे में बात करते हैं, D1 एक सेकेंड, ठीक है। चलो तो D1 के बारे में बात करते हैं, D1 का यहाँ T2G में आ गया, लेकिन EG नोट में नहीं आया, तो ये आपका क्या है कॉन्फ़िगरेशन हो गया ना, हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। और यहाँ पे D10 का अगर लिखना चाहे तो D10 का भी लिख सकते हैं, क्यों कि T2G में कितना इलेक्ट्रॉन है आपका 2 + 2 + 6 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद EG में आपका कितना 4 इलेक्ट्रॉन, तो जो आपका यहाँ फॉर D10 का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा हो जाए ये हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से चलो आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ गया, उसके बाद इलेक्ट्रॉन फिल करना आ गया, इलेक्ट्रॉन फिल करना आ गया तो आपको नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालना एकदम इजी होगा। हमने यहाँ पे म्यू का वैल्यू नहीं लिखा है, म्यू का वैल्यू आप खुद लिखेंगे, कैसे कि n इंटू एन प्लस टू, क्लियर, रूट अंडर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन हमने लिख ही दिया, तो बस आपको पुट करके वैल्यू लिखनी, ठीक है। मेन आपको क्या लिखना है यहाँ पे CFSC का वैल्यू देखना है, तो ये आपका फॉर्मूला है, CFSC का वैल्यू का फॉर्मूला है, ठीक है। 1 के बारे में जाएंगे तो 1 क्या होगा, EG तो आपका 0 ही होगा, तो यहाँ पे माइनस नहीं लगा, आप माइनस लगा लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से दूसरा में EG नॉट D2 के बारे में बात करेंगे तो 2 T2G आ गया, तो 2 T2G आ गए तो EG नॉट अभी भी 0 है, तो ये वाला टर्म 0 ही रहेगा। तो 0.4 इंटू 2 है ना, तो क्या होता है 0.8 डेल्टा नॉट हो जाएगा। इसी तरह से आपका 3 में आएगा। इसी तरह आप 4 में देखिए, ठीक है, 4 में देखें तो 0.4 इंटू 3 इंटू यहाँ पे EG में आपका क्या 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, 0.6 इंटू 1 तो कितना होगा 1 - 1.2 प्लस 0.6 कितना होगा -0.6 डेल्टा नोट हो जाएगा। फिर इसी तरह से आप यहाँ पे आ जाएंगे ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1.2 हो जाएगा, और 6.02 जो 0.6 इंटू 2 होगा, दोनों ही आपका क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएंगे इस वाले में। तो D5 में जो होगा CSFE का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, क्लियर है। इसी तरह से बात कीजिए इसमें D6 में बात कर लीजिए ना, D6 में, D7 में, D8 में, D10 में है ना, D10 एंड D5 में आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो ये कब बात हुई थी, जब ये आपका वीक फील्ड था, जब आपका पेयरिंग नहीं हुआ तब, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड में, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड में बात करेंगे जब आपका पेयरिंग होगा। तो देखो पेयरिंग तो यहाँ पे कब होंगे, जब आपका 3 इलेक्ट्रॉन तक तो आपका वीक फील्ड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, दोनों का ही आपका सेम ही होगा, ठीक है, ठीक है। वीक फील्ड में आपका, वीक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड में आपका जो आपका CFSC का वैल्यू है, जो आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन का वैल्यू है, जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू है, सेम ही रहेगा। एंड यहाँ पे आप डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक भी बता सकते हैं अच्छे से, क्लियर। चलो पहले स्ट्रॉन्ग फील्ड के बारे में बात करते हैं। तो 3 तक तो आपका सेम ही रहेगा, 3 तक आपको बताने की ज़रूरत नहीं। अब हम आते हैं फोर्थ में। अब हम किस में आते हैं, फोर्थ में आते हैं। तो फोर्थ में देखिए यहाँ पे जब फोर्थ इलेक्ट्रॉन आएगा तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कब आ रहा था, तो यहाँ पे आपका EG में चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग नहीं हुआ तो आपका वहाँ चला गया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पेयरिंग होगा, ठीक है। तो पेयरिंग होगा तो ये आपका इसी ऑर्बिटल में आ जाएगा। मीन्स कहने का मतलब T2G में आएगा 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 है ना, EG में नहीं जाएगा, ठीक है। तो EG में नहीं जाएगा तो EG, अब बताइए इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा कि T2G4 EG नॉट, ठीक है। जब तक EG में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा तब तक आप EG को नॉट ही लिखेंगे, ठीक है। अब देखो EG को E भी लिख सकते हैं, T2G को भी T भी लिख सकते हैं, है ना। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको T2G के जगह पे टी दिख जाए तो आप समझ जाएंगे ये T2G ही है, ठीक है। ट्रिपली जेनरेट, और EG का मतलब हो गया इक्वली जेनरेटेड, ठीक है। चलो इसी तरह से आप ये D5 के बारे में बात करें, D6 के बारे में बात करें, D7 में जैसे, तो D7 में जैसे जाएंगे तो ये T2G में आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन फील्ड है, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन हो गया तो 7 इलेक्ट्रॉन कितने किस में चला जाएगा, आपका EG में चला जाएगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा क्या, T2G6 EG1, T2G6 EG1। अब बताइए CFSC का वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है। CFSC का वैल्यू क्या हो जाएगा कि T2G में आपका कितना 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 0.4 इंटू 6 माइनस का 0.4 इंटू 6, ठीक है, प्लस 0.6 इंटू 1। तो बताइए यहाँ पे वैल्यू क्या होगा कि इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6 इंटू 4 कितना हो गया 24, तो 2.4, तो -2.4 प्लस 0.6 कितना हो गया -2.4 एंड प्लस 0.6 कितना हो गया -1.8।
तो D7 में CFSC का वैल्यू कितना होगा 1.8 डेल्टा नोट, है ना। यहाँ पे हमने डेल्टा नोट नहीं लिखा, डेल्टा नोट होगा, क्लियर है। तो -1.8 हो जाएंगे। इसी तरह से D8 का भी, D9 D10 भी आप निकालिए। अब देखो यहाँ पे D8 एंड D9 जब दोनों की बात करेंगे वीक एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड में, सॉरी दोनों ही आप किसकी बात करेंगे, D8 के बारे में बात करिए, है ना, D8 के बारे में। देखो D8 में दोनों में ही आपका सेम है, D8 में दोनों में आपका क्या है, आपका सेम है। मीन्स कहने का मतलब क्या सेम है, आपका जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है वो भी सेम है, उसके बाद अनपेड इलेक्ट्रॉन भी सेम है, मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम है, CFSE का भी वैल्यू सेम है, क्लियर है। तो ये वाले टर्म आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंड बाकी आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो प्लीज़ आप पूछ लिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लियर है, ये ऑक्टाहेड्रल वाले, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। 2-3 क्वेश्चन 2016 में क्वेश्चन आए हैं नीट में, ठीक है। तो 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं इसी कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। ये चीज़ें आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए, ये तो थे आपके ऑक्टाहेड्रल के। अब हम बात करेंगे टेट्राहेड्रल के बारे में, फिर उसके बाद हम बात करेंगे स्क्वायर प्लानर के बारे में, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ठीक है, तो इसमें जो होता है आपका क्रिस्टल फील्ड में क्या होता है, इस टेट्राहेड्रल में क्या होता है कि जो आपके सेंट्रल मेटल एटम के जो लोब्स होते हैं वो किससे आ जाते हैं, मिड एक्सिस के ऑर्बिटल के बीच में आ जाता है, ठीक है, बिटवीन द एक्सिस आ जाते हैं। मीन्स कहने का मतलब जो आपके लिगेंड जो होते हैं, लिगेंड का जो होता है आपका ये टेट्राहेड्रल में, ये कुछ इस तरह से एक्सिस के बीच में आ जाते हैं। तो आपका एक्सिस के बीच में लिगेंड आ गए, ठीक है, तो लिगेंड आ गया तो आपका तो इस वाले की बात करेंगे, ये आपका ये तो एक्सिस में ही है, ठीक है। तो जो आपके ऑर्बिटल क्या है, आपके जो ऑर्बिटल आपका मिडिल में है, मीन्स कहने का मतलब ये वाले जो हमने अभी बनाए हैं, ये तो आपका क्या है, आपका dx² - y² है, ठीक है। एंड जो लोब्स आपके बीच में आ जाएंगे, एक्सिस के बीच में आ जाएगा, तो जो dxy है और dyz है, dzx है ना, उसका रिपल्शन ज़्यादा हो जाएगा। एंड अब जो रिपल्शन होगा आपका dz² एंड dx² का, उसका रिपल्शन कम हो जाएगा। मीन्स कहने का मतलब जो है कि जो ऑक्टाहेड्रल में जो आपका स्प्लिटिंग हो रहा है और जो टेट्राहेड्रल में वो एक दूसरे क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, आपका ऑपोजिट हो जाएगा। वहाँ पे जो ऑक्टाहेड्रल में जो आपका एनर्जी का जो इंटरेक्शन था, सॉरी इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्सन थे, वो कौन से ऑर्बिटल का ज़्यादा था, dz² एंड dx² - y², क्योंकि वहाँ पे लिगेंड जो थे आपके एक्सिस के अलोंग में हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, जो लोब्स हैं आपके, ये लोब्स क्या होते हैं आपके, ये एक्सिस के मिडिल में होते हैं। तो एक्सिस के जो मिडिल में होंगे, जो मिडिल वाले होंगे, उसका एनर्जी ज़्यादा होगा, जो एक्सिस के अलोंग होगा उसका एनर्जी कम होगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या होते हैं कि जस्ट अपोजिट हो जाता है आपका ऑक्टाहेड्रल फील्ड, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे देखिए कि सिंस लिगेंड अप्रोच द सेंट्रल मेटल एटम बिटवीन द एक्सिस, द ऑर्बिटल्स हुज लोब्स लाई बिटवीन द एक्सिस, ठीक है, इंटरेक्ट मोर एंड द एनर्जी रिलीज, ठीक है। जो आपके एक्सिस के बिटवीन में जो होंगे उसकी इंट्रैक्शन ज़्यादा होगी, क्लियर है, और ज़्यादा आपका एनर्जी रिलीज करेगा। तो आपका यहाँ T2G मीन्स कहने का मतलब dxy dyz dzx हो जाएंगे, और Eg का मतलब E भी लिख सकते हैं। Eg का अब ये कि आपका बेस लाइन बेरी सेंटर हो गया, ये आप बेरी सेंटर भी लिख सकते हैं, मीन एनर्जी लेवल भी लिख सकते हैं, बेरी सेंटर, ठीक है। Eg मीन्स हो गया इक्वली जनरेटेड, जो आपका क्या होगा dz² एंड dx² - y², क्लियर है ये चीज़ें। चलो, तो ये 5 डिजेनरेटेड ऑर्बिटल थे, जो सिमेट्रिकल फील्ड था, ये आपका सेम आपका डीजेनरेसी के साथ साथ वो आपका सिर्फ एनर्जी आपका इंक्रीज होता है, लेकिन ये आपका डीजेनरेट ही होते हैं। जब आपका अनस्टेबल होते हैं तब आपका स्प्लिटिंग हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्प्लिटिंग होने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्टाहेड्रल से जो CFSC का वैल्यू है या डेल्टा नोट की जो वैल्यू होती है वो कम होता है ना। टेट्राहेड्रल का जो CFSC होता है वो किससे कम होता है, ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, स्प्लिटिंग जो आपका एनर्जी होता है वो ऑक्टाहेड्रल से कम होते हैं, क्लियर है। क्या होता है आपका ऑक्टाहेड्रल से कम होता है, वो क्यों होता है वो हम आगे थोड़ा सा आपको बताएंगे, ठीक है। जब ऑक्टाहेड्रल से कम होता है, मीन्स कहने का मतलब जो आपका अवेलेबल एनर्जी है, ये अवेलेबल एनर्जी कम होते हैं, तब क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं होता है। मीन्स कहने का मतलब जो जंप करता है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जंप जो डिस्टेंस होता है, मीन्स जो एनर्जी होता है कम होता है। एनर्जी कम होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे वाले ऑर्बिटल में चल जाता है। मीन्स कहने का मतलब अगर मैं D2 की बात करूँगा तो D1 तो यहाँ फिल होगा, D1 यहाँ फिल हो जाएगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा। अगर मैं D3 की बात करूँगा तो D1 यहाँ हो जाएगा, D2 यहाँ हो जाएगा सेकेंड इलेक्ट्रॉन, और थर्ड इलेक्ट्रॉन आपका T2G में चल जाएगा।
ठीक है। लेकिन वहाँ पे ऑक्टाहेड्रल में क्या था कि आपके वीक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड दोनों थे, तो जब आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड आता था तो वहाँ पे क्या हो रहा था आपका कि पेयरिंग होते थे। लेकिन यहाँ पे चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या वीक फील्ड हो, कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होगा। क्लियर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होगा। चलो, तो यहाँ पे एक एक पॉइंट करके देख लेते हैं क्या है कि इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स द स्प्लिटिंग इज लेस देन ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, यहाँ पे स्प्लिटिंग जो होता है लेस होता है, ऑक्टाहेड्रल से लेस होता है। क्लियर है। चलो, नेक्स्ट पॉइंट है इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ड्यू टू लो स्प्लिटिंग। ठीक है, ड्यू टू लो स्प्लिटिंग एनर्जी देयर विल बी नो पेयरिंग है, देयर विल बी नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, pairing of as the pairing energy required more and electron will prefer to occupy higher energy T2 orbitals, है ना। मीन्स सीधा सिंपल सी बात है कि जो आपका अगर पेयरिंग होगा तो पेयरिंग होने के लिए एनर्जी का हाई होना ज़रूरी है, ज़्यादा हो। अगर ज़्यादा हाई एनर्जी होगा तभी पेयरिंग होगा, अदरवाइज पेयरिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे एनर्जी जो होते हैं लेस होते हैं, लेस होने की वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका जंप कर जाता है ईजी में जो आपका पेयरिंग होना था स्ट्रॉन्ग फील्ड की वजह से, लेकिन ऐसा नहीं होगा, वो डायरेक्ट आपका T2 में चला जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद लो स्पिन एंड हाई स्पिन यहाँ तो होने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मीन्स जहाँ पे लो स्पिन हाई स्पिन कहाँ होता है, जहाँ पे आपका पेयरिंग होगा तो वहाँ लो स्पिन होगा, जहाँ पेयरिंग नहीं होगा वहाँ हाई स्पिन होगा। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हाई स्पिन और लो स्पिन लगभग सेम ही होंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इन टेट्राहेड्रल फील्ड एदर इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। मीन्स कहने का मतलब है टेट्राहेड्रल को कोई फर्क नहीं पड़ता है स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या वीक फील्ड हो, जिस तरह से इलेक्ट्रॉन का फीलिंग होता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन का फीलिंग होगा। क्लियर है। चलो, इसका फॉर्मूला देखो यहाँ पे, तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा -3/5। ठीक है, माइनस क्या है आपका 3/5 डेल्टा टी। अब देखो यहाँ पे डेल्टा नो, वहाँ पे क्या था डेल्टा नो, तो डेल्टा नोट क्या था आपका ऑक्टाहेड्रल का था, लेकिन यहाँ पे क्या है डेल्टा टी है, तो यहाँ पे क्या होगा टेट्राहेड्रल का। एनर्जी सेपरेशन किसका, टेट्राहेड्रल का, dt। क्लियर है, ये आपका बेरी सेंटर लिख लेना, यहाँ मीन एनर्जी लेवल। ठीक है, और उसके बाद ये फॉर्मूला हो गया CFSC किसका, टेट्राहेड्रल का, तो 2/5 डेल्टा टी एंड T2G वहाँ पे आपका अपोजिट था, क्या समझ में आ रहा है ना। वहाँ पे जो T2G था आपका 3/5 था, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका 2/5 है प्लस का, और ये आपका NG क्या होगा -3/5 हो जाएगा। ठीक है, या 0.4 डेल्टा टी इंटू एन T2G और -0.6 मतलब -0.6 डेल्टा टी NG हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे D1 D2 D3 के बारे में सारे के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो चलो D1 की बात करोगे तो D1 EG में आ जाएगा, तो EG आ जाएंगे तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा, और यहाँ से म्यू का वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद CFSC का वैल्यू, तो यहाँ पे EG में इलेक्ट्रॉन है और T2G में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो T2G वाले जो टर्म हो गए ये क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। तो EG में क्या होगा 1 है, तो -1, तो 0.6 इंटू डेल्टा टी इंटू 1, -0.6 इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरह से D2 की अगर बात करेंगे तो D2 हो जाएगा यहाँ पे, तो EG2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा, आप यहाँ पे 2 इंटू 2 + 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू निकाल लेंगे। CFSC का वैल्यू भी आ जाएगा यहाँ पे। T2G अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर T2G आपका क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से थर्ड वाले में बताता हूँ EG। ठीक है, EG 0.4 डेल्टा टी इंटू 1, T2G में आपका कितना इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, और EG में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 0.4 प्लस का है और माइनस का माइनस का कितना होगा 1.2, तो मैं 0.4 माइनस का 1.2 कितना होगा 0.8, माइनस का 0.8 हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ से सबका आप इस वाले वैल्यू में पुट करके आप सबका निकाल लीजिए, और ये कॉन्फ़िगरेशन आप लिख लेंगे आराम से ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके टेट्राहेड्रल वाले और ऑक्टाहेड्रल वाले। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। एंड स्क्वायर प्लेनर है, तो स्क्वायर प्लेनर को भी आप देख लीजिए थोड़ा सा, मैं स्क्वायर प्लेनर के बारे में बात कर देता हूँ, बाकी हम इसमें ज़्यादा कुछ बातें नहीं करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बस हमें एनर्जी कंपेरिजन करने हैं इसके लिए। क्लियर है। चलो, अब हम बात करते हैं स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। देखो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो है वो ड्राइव किया गया है एक तरह से कहाँ से, ऑक्टाहेड्रल फील्ड से। ठीक है, ये M हो गया, यहाँ पे L हो गया, ये 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 L हो गया, तो ये क्या हो गया आपका ऑक्टाहेड्रल फील्ड हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल से ही आपका क्या है ड्राइव किया गया है टेट्राहेड्रल, सॉरी स्क्वायर प्लेनर। ऑक्टाहेड्रल से ही क्या किया गया आपका ड्राइव किया गया, क्या स्क्वायर प्लेनर को ड्राइव किया गया है। ठीक है, ड्राइव किया गया मतलब कि यहाँ पे जो लिगेंड है, ये वाले लिगेंड और इस वाले लिगेंड को हटा दिया गया।
इस वाले लिगेंड मीन्स जो जेड एक्सिस में है उससे क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, जेड एक्सिस वाले को क्या कर दिया, रिमूव किया। तो जेड एक्सिस को रिमूव करने के बाद जो आपका ये हो गया, ये हो गया फॉर्म। क्लियर, ये लिगेंड हो गया, ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। मीन्स कहने का मतलब है कि जो अब जेड एक्सिस वाले हैं वो जेड एक्सिस वाले खत्म हो गए, वो रिमूव हो गए। तो जेड एक्सिस में कोई इंटरेक्शन ही नहीं होगा। जब जेड एक्सिस में कोई इंटरेक्शन ही नहीं होगा तो मीन्स कहने का मतलब है कि जो डी ऑर्बिटल्स हैं, तो डी ऑर्बिटल में जो भी डी एक्सिस जेड एक्सिस के अलोंग आते थे उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, लोएस्ट हो जाएगी। उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, लोएस्ट हो जाएगी। मीन्स कहने का मतलब है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझो, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका डी एक्स जेड है, फिर डी जेड एक्स है, डी एक्स वाई है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख लो पहले एक बार, है ना। As square planar complex can be assumed to be remaining the ligands form z axis, so the orbitals whose lobes lie in the z axis will have lesser interaction। जो भी आपका lobes z axis के along होंगे वहाँ पे इंट्रैक्शन बहुत ही कम होगा। जब इंट्रैक्शन बहुत ही कम हो जाएंगे तो एनर्जी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है। तो चलो यहाँ पे ये डी ऑर्बिटल्स हो गए, ये जो आपका ड्राइव किया गया ये स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है। तो डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर ये आपका अभी फिलहाल तो अभी तक तो हमने यही पढ़े थे, ठीक है। अब देखो जेड एक्सिस क्या है आपका, यहाँ पे रिमूव कर दिया, जेड एक्सिस में आपका कोई लोब्स ही नहीं है। तो जब जेड एक्सिस में कोई लोब्स नहीं है तो जब इन दोनों का जब फिर से स्प्लिटिंग होगा तो डी एक्स स्क्वायर का हाई एनर्जी पे चल जाएगा, डी जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, जब वहाँ पे क्या था सेम एनर्जी लेवल पे थे, लेकिन अब यहाँ पे एनर्जी लेवल में सेम नहीं होंगे। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, ये डी जेड स्क्वायर हो जाएंगे। फिर यहाँ पे डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड हो जाएंगे। तो ये डी एक्स वाई का ज़्यादा होगा क्योंकि जो डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स में एनर्जी आपके होंगे उस लोब्स में, तो एनर्जी उस लोब्स में होंगे जिसकी वजह से आपकी एनर्जी इस वाले की एनर्जी कम हो जाएगी। तो अब क्या है कि इन चारों की एनर्जी लेवल को जब कंपेयर करेंगे तो जिसमें जेड एक्सिस कहीं भी नहीं है उसका एनर्जी सबसे हाईएस्ट हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये डी एक्स वाई हो गया, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्यों ज़्यादा हुआ, क्योंकि ये लोब्स के अलोंग परसेंट होते हैं, ये लोब्स के बिटवीन परसेंट होते हैं। ये चीज़ समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखो डी जेड स्क्वायर और यहाँ डी वाई जेड डी जेड एक्स है, इनमें से डी जेड स्क्वायर का क्या है कि ज़्यादा एनर्जी होगा। क्यों ज़्यादा एनर्जी होगा, क्योंकि डी जेड स्क्वायर में आपका जेड एक्सिस के तो अलोंग होता ही है एनर्जी, एंड थोड़ा बहुत आपका क्या होता है, आपका रिंग के अलोंग होते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत होता है, ठीक है, 1/3। लेकिन इसमें आपका क्या होता है कि ये बीच में होते हैं, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस में क्या होता है, बीच में होते हैं, मीन्स एक्सिस के बीच में होते हैं, एक्स एंड जेड एक्सिस के बीच में होता है। तो जिसकी वजह से इसकी एनर्जी लोएस्ट होती है एज कम्पेयर टू डी जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका कंपैरिजन कभी कभार पूछ सकता है स्क्वायर प्लेनर का, अदरवाइज ये बहुत ही कम चांसेस होते हैं इसके पूछने के, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा किसमें ज़्यादा होती है CFSE की वैल्यू। देखो यहाँ पे कि स्क्वायर प्लेनर में सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग हुआ, स्क्वायर प्लेनर में क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग हुआ, तो सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग हो गया तो सबसे ज़्यादा एनर्जी भी यहीं पे रिलीज होगी। क्लियर है। तो स्क्वायर प्लेन का सबसे ज़्यादा होता है फिर उसके बाद क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल का हो जाता है, फिर उसके बाद किसका होता है, टेट्राहेड्रल का होता है, ठीक है। अब मैं इसको प्रूफ करके मैं थोड़ा सा बताता हूँ क्या कैसे प्रूफ करेंगे। देखो कि जैसे देखो यहाँ पे ज्योमेट्री की बात करते हैं, ज्योमेट्री क्या है आपका, ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है, उसमें टेट्राहेड्रल है, उसके बाद स्क्वायर प्लेनर है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर रिपल्शन, जो ऑक्टाहेड्रल में जो जा रहा था, तो जो ऑक्टाहेड्रल में जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल जा रहे थे 2 ही जा रहा था, है ना। जो रिपल्शन में रिपल्शन ज़्यादा होगा मीन्स एनर्जी ज़्यादा होता है, एनर्जी ज़्यादा होगा। एंड वो कौन से थे आपके ईजी वाले। एंड टेट्राहेड्रल में क्या था आपका, T2G वाले जाते थे, टेट्राहेड्रल में 3 ऑर्बिटल्स ऊपर जा रहे थे, ठीक है। एंड जो स्क्वायर प्लेनर है वो एक ही ऑर्बिटल जा रहा है रिपल्शन में, सबसे ज़्यादा रिपल्शन में। क्लियर है। चलो अब हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल जो है, सॉरी ऑक्टाहेड्रल जो है, ऑक्टाहेड्रल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होने चाहिए, 6। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने हैं, 6, sp3d2, ठीक है। एंड उसी तरह से आपका क्या है, टेट्राहेड्रल में कितने हैं, 4, एंड स्क्वायर प्लेनर में भी आपका कितना होगा, आपका 4 होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि हम कंपेयर करते हैं किसमें, ऑक्टाहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर में। देखना ध्यान से, ऑक्टाहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर में कंपेयर करते हैं कैसे, कि देखो स्क्वायर प्लेनर में क्या है कि 1 ऑर्बिटल क्या होता है, एनर्जी क्या करते हैं कि जो आपका लिगेंड है जो एनर्जी है यहाँ पे रिपल्शन में 1 ऑर्बिटल सबसे ज़्यादा जाता है, आउट ऑफ किस में, 4 में, तो 1/4 डेल्टा SP, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल में देखो कितने ऑर्बिटल्स हैं, 2 ऑर्बिटल्स हैं,
2 ऑर्बिटल जाते हैं किसमें, 6 में, तो 2/3 डेल्टा नॉट। क्लियर है, 2/3 मैं इसको कैंसिल कर दूं तो डेल्टा एस पी, बताइए डेल्टा एस पी जो होगा कितना होगा, 4 उधर जाएगा तो 4/3 क्या होगा आपका, डेल्टा नॉट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जो स्क्वायर प्लेनर का जो सेपरेशन एनर्जी थे वो ज़्यादा हो गया 4/3 टाइम्स किसके, ऑक्टाहेड्रल से। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आ गया ना। तो 1/डेल्टा यहाँ पे लिख सकते हैं, डेल्टा एस पी आप लिख लो यहाँ पे, डेल्टा एस पी इक्वल्स टू 1.3 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट। एस पी मीन्स स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर जो होते हैं ऑक्टाहेड्रल से कितना ज़्यादा होता है, 1.3 टाइम्स ज़्यादा होते हैं। क्लियर है, चलो ये कंपैरिजन तब करेंगे जब आपका क्या होगा कि जब सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड सेम होंगे। मीन्स कहने का मतलब है ऑक्टाहेड्रल का भी सेंट्रल मेटल एंड स्क्वायर प्लेनर का भी सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड दोनों ही सेम होंगे, तब ये वाले फंडा यूज़ करेंगे। क्लियर है, चलो एंड नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टेट्राहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल के बारे में। ठीक है, देखो टेट्राहेड्रल में कितने ऑर्बिटल्स जा रहे हैं आपका, 3 ऑर्बिटल हैं, आउट ऑफ कितने ऑर्बिटल्स, 4 ऑर्बिटल। तो क्या होगा, डेल्टा टी इक्वल्स टू क्या होगा आपका, ऑक्टाहेड्रल में कितना हो गया, 2 ऑर्बिटल्स गए और 6 ऑर्बिटल में से तो डेल्टा नॉट हो जाएगा, तो 2 से यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 4 आगे जाएगा तो डेल्टा टी इक्वल्स टू 4/9 डेल्टा नॉट। देखो ठीक है, तो डेल्टा टी जो हो गए मीन्स टेट्राहेड्रल का जो आपका टेट्राहेड्रल जो हो गया आपका, ये कितने टाइम्स हो गए, 4/9 टाइम्स। या आप यहाँ पे लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 9/4 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी। क्लियर है, तो इसी तरह से सबसे ज़्यादा किसका हो गया कि डेल्टा एस पी स्क्वायर प्लेनर का जो है आपका ऑक्टाहेड्रल से कितना 1/3 टाइम्स है। उसी तरह से डेल्टा नॉट जो है आपका 9/4 टाइम्स हो गया डेल्टा टी के टेट्राहेड्रल के। तो आप ये कंपेरिजन लिखना चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लेना अच्छा रहेगा। ठीक है, ताकि आपको पता रहेगा कि किस में ज़्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी होती है। ठीक है, या क्या बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी किस में ज़्यादा होती है, किस में ज़्यादा होता है, स्क्वायर प्लेनर में, उसके बाद ऑक्टाहेड्रल में, उसके बाद टेट्राहेड्रल में होते हैं। ठीक है, चलो और क्रिस्टल फील्ड में एक और लेक्चर लेंगे कि यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग के बारे में बात करेंगे, स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे कलर कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक आप इतना ही रखिए। ठीक है, थैंक यू।